बता रहा है वीडियो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी गुड लोग आफ्टरनून सर। ऑडियो वीडियो परफेक्ट है सभी के पास? यस सर सर। वीडियो थोड़ा ब्लर है। अभी क्लियर हो गया? हाँ सर। सर अभी भी ब्लर है। अभी भी ब्लर है, तो कुछ टाइम में क्लियर हो जाएगा। तो ये बैच है न्यू मेंस 1 एंड 2। तुम लोगों के कौन कौन से चैप्टर्स अभी तक हो गए हैं मैथ्स में? क्वाड्रेटिक, ट्रिगो, इनइक्वेशंस एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। ट्रिगो के दोनों हो गए। और सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट हो गया। हाँ। और बाइनोमियल थ्योरम अभी शुरू नहीं हुआ है, हो गया है? नहीं हुआ। तो ठीक है, मैं पहले खुद का इंट्रोडक्शन देता हूँ। वैसे अपनी कल डाउट क्लास भी थी, बट डाउट क्लास में आई थिंक कम ही लोग थे। तो माई सेल्फ विपुल खंडेलवाल। मैंने 2005 में जेई का एग्जाम दिया था। 2005 वो लास्ट ईयर था जब जेई का एग्जाम जो है सब्जेक्टिव होता था। उसके बाद से जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों ऑब्जेक्टिव शुरू हो गए। मैंने आईआईटी रुड़की से बीटेक किया हुआ है 2005-2009 बैच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। 2005 में जो एग्जाम था जेई का, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक जो है वो 83 थी जो फर्स्ट पेपर था, एंड 746 थी जो सेकंड पेपर था। पिन नहीं हो रहा है क्या? सर नहीं, वो बाद में चेंज हो जाता है जब कोई बोलता है, इसलिए कैन यू पिन योर वीडियो प्लीज। हाँ सर, स्पॉटलाइट, सॉरी। इस सिस्टम में मेरे पास स्पॉटलाइट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, अभी ठीक है? यस सर, यस, थैंक यू सर। अभी हम जो आज मैथ्स में टॉपिक शुरू करेंगे, दैट टॉपिक इज स्ट्रेट लाइन। तुम लोगों को 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक आइडिया है कि एक्स वाई प्लेन जो है ये किस तरह से, इसमें अपन कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मार्क करते हैं। तुम लोगों ने 10th क्लास में जैसे ही पढ़ा होगा। टॉपिक की हेडिंग डाल दो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन टॉपिक में सबसे पहले हम बात करेंगे जो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई प्लेन, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। अगर हमें कोई पॉइंट फॉर एग्जांपल 2,3 ये वाले पॉइंट तक जाना है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? बेसिक मीनिंग कि ये ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस जिसे अपन बोलते हैं। तो ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल की, और उसके बाद पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल की, तो हमें पॉइंट 2,3 मिल जाएगा। ठीक है सर, विल यू सेंड नोट्स? नोट्स में मैं सेंड तो कर सकता हूं, बट बेटर है कि तुम लोग खुद के नोट्स खुद बनाओ। देखो, मैथ्स जब अपन पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट अपन पढ़ते हैं, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कंसेप्ट को, क्वेश्चंस को हम खुद से अगर सॉल्व करेंगे, खुद से लिखेंगे, तो हमारी प्रैक्टिस बेटर होगी। नोट्स को पढ़ने से, अगर तुम्हें नोट्स ही पढ़ने, तो अपने पास कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो हम वहां से भी पढ़ सकते हैं चीजों को। तो लेकिन बुक्स को पढ़ने से इतना बेनिफिट नहीं होता जितना हम खुद से मेहनत करने के लिए। हाँ, मैं बिल्कुल टाइम दूंगा
प्रॉपर टाइम मिलेगा तुम्हें नोट करने के लिए, तो जब अपन खुद से नोट करेंगे तो बेनिफिट होगा। हमें कहीं की जल्दी नहीं है, सिलेबस खत्म करने का ऐसा कोई नहीं कि सिलेबस को अपन को खत्म करना है। व्हाट्सएप ग्रुप अपन अभी बना लेंगे। देखो अपनी जो क्लास है इसका मेन एम है कि हमें कंसेप्ट समझ आना चाहिए, हमें टॉपिक समझ आना चाहिए। हमें अगर टाइम लग रहा है किसी चीज को समझने में तो हम टाइम लगाएंगे। हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें 5 लेक्चर्स में चैप्टर को कंप्लीट करना है, बिल्कुल नहीं। जितना तुम्हें टाइम चाहिए उतना टाइम लो, बट एम इज कि हमें सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आनी चाहिए। सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि जैसे अपन कई बार क्या होता है क्लास में हेजिटेशन होता है क्वेश्चन पूछने में, हमें वो हेजिटेशन नहीं रखना है क्लास में। जैसे तुम देखोगे अभी कि मैं जैसे 1-2 क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के किसी भी कंसेप्ट के मैंने करवाए, उसके बाद मैं तुम्हें उस कोई अलग क्वेश्चन सॉल्व करने को दूंगा, तो तुम्हें सभी लोगों को वो क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। उस क्वेश्चन में अगर कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन भी करनी है, बिकॉज जेई मेंस में तो पर्टिकुलरली मतलब सबसे पहले हम कोई भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो चीज है क्या। तो जेई मेंस जो एग्जाम है उसमें सिर्फ कंसेप्ट को सीख ले उससे काम नहीं चलेगा। जेई मेंस में टाइम मैनेजमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारे पास ओनली 3 आवर्स होंगे, 3 आवर्स में हमें 75 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि हम 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही कम अटेम्प्ट किए हैं। हमें अपनी स्पीड जो है वो थोड़ी बेटर रखनी है। अगर मैं खुद का एग्जांपल दूं तो जो मैंने भी बताया था कि जो जेई का जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम में जो जेई का फर्स्ट पेपर था, जो जेई मेंस है, उस टाइम में 90 क्वेश्चंस आते थे। 90 क्वेश्चंस में से मैंने 83 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। आउट ऑफ 90 83 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और उनमें से एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है बट आई थिंक 76 और 77 क्वेश्चंस वर करेक्ट। तो ये स्पीड, ये चीज, इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना और इतनी एक्यूरेसी लाना बहुत सिंपल चीज नहीं है, लेकिन बहुत टफ भी नहीं है। हमारे पास अभी टाइम है, अगर हम प्रैक्टिस प्रॉपरली करें और हम अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखें तो हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं। तो तुम्हारे पास अब 2 एम है। एक तो क्या कि हमें जो भी हमने पढ़ा है उसका कंसेप्ट अपन को पता होना चाहिए, एंड सेकेंड थिंग इज कि जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, टाइम कैसे बचा सकते हैं। चाहे वो टाइम हमें हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर अप्रोच लगाने से ओनली 10 सेकंड्स अपने बच रहे हैं, लेकिन हमें वो 10 सेकंड्स भी बचाने हैं, बिकॉज ऐसा करके 10 सेकंड करके अगर 2 मिनट भी बना लिए तो 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में। और अगर 1 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा सॉल्व हो गया तो रैंक में कई बार बहुत डिफरेंस आ जाता है। +3 मार्क्स तो बहुत ज्यादा मैटर करेगा एग्जाम में, रैंक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। तो हमें हर एक चीज में टाइम का ध्यान देना है। सर डू वी हैव टू कंटिन्यू द सेम बुक? तुम्हारे पास जो तुम्हें जो पेज से बुकलेट मिली है वो बुकलेट जेई मेंस के लिए सफिशिएंट है, कोई अदर बुक, रेफरेंस बुक यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट वही वाली बात है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम यूज कर भी सकते हो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि जो भी तुम्हारी बुकलेट में इन चैप्टर एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 1 2 3 दे रखे हैं, पहले हम उन क्वेश्चंस को पूरा प्रॉपरली सॉल्व कर लें। उनको सॉल्व करने के बाद अगर अपने पास टाइम है तो फिर हम कोई रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, मैं एक और चीज मैं ये बता रहा था कि मैंने कहा कि क्लास में जैसे हमने कोई भी चीज डिस्कस की तो कई बार ऐसा होता है कि हमने जब समझा दिया तो उसके बाद उसमें भी कुछ डाउट रह जाते हैं, तो हमें उन डाउट्स को हैंड टू हैंड डिस्कस करना है कि सर स्टेप 1 और 2 तो समझ आ गए बट स्टेप 3 समझ नहीं आया। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं बोलना है कि सर हमें पूरा सॉल्यूशन समझ नहीं आया, क्योंकि ऐसा होता भी नहीं है। जब हमने किसी चीज में अटेंशन पे की है तो हमें ये खुद को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। स्टेप 1 को देखो कि हाँ ये तो समझ आ गया, फिर स्टेप 2 को देखो हाँ ये भी समझ आ गया, बट अब स्टेप 3 समझ नहीं आ रहा, तो हमें पिन पॉइंट करना है कि हमें कौन से स्टेप में डाउट आ रहा है। ठीक है। सेकंड चीज, उस डाउट को हैंड टू हैंड क्लियर कर लो डिस्कस करके कि सर ये वाला स्टेप में समझ नहीं आया। कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैंने कोई क्वेश्चन दिया तुम्हें सॉल्व करने को तो तुमने उस क्वेश्चन को अलग मेथड से किया, मैंने उस क्वेश्चन को अलग मेथड से बताया। ठीक है। जो तुमने अलग मेथड लगाया है उसके लिए अब 2 ऑप्शंस होंगे। वो 2 ऑप्शन में या तो तुम्हारा आंसर करेक्ट होगा या नहीं होगा। अगर तुम्हारा आंसर करेक्ट नहीं है तो ये समझना है कि तुमने उस सॉल्यूशन में कहाँ मिस्टेक की है।
अगर तुम्हारा आंसर करेक्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग जो है वो एक बार तुम्हारा मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे रिकॉर्डिंग जो हर एक लेक्चर का रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग, वो भेज दूंगा। Which type of notebook should be used? नोटबुक तो जो कैसे यूज कर लो वैसे मैटर नहीं करता, बट जो सिंपल अपनी प्लेन नोटबुक होता है वो यूज कर लो। सर व्हाट अबाउट रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग का ठीक है, विल बी नीड ग्राफ बुक। ना ग्राफ बुक की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जैसा तुमने अभी तक डिस्कस किया है ना, अभी तक पढ़ा है ना, जो भी चैप्टर से पहले पढ़ा है वैसे ही है सारा, कुछ अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि अपन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें ग्राफ बनाने हैं तो ग्राफ बुक की रिक्वायरमेंट होगी, बिल्कुल भी नहीं। हम इसी तरह से बना लेंगे, एक प्लेन पेपर है, उसमें अपन ने बस एक्स और वाई एक्सिस को मार्क करके और फिर जो भी अपन को पॉइंट यूज करना है वो यूज कर लेंगे। तुमने अभी तक जो भी चैप्टर्स में जैसे पढ़ाई की है, तो उसमें एक बार तुम लोग बताना कि तुम्हें क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं जनरली। अगर तुमने कोई चैप्टर पूरा कवर पढ़ लिया क्लास में, फिर क्वेश्चंस किए, तो तुम्हें क्या, और फिर मान लो उसका भी टेस्ट वगैरह भी दिया है, और टेस्ट में अगर तुम्हारा स्कोर तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं आया, तो तुम्हें क्या लगता है कि कहाँ पे वीक पॉइंट्स हैं तुम्हारे? अप्रोच में बहुत प्रॉब्लम होता है कि हाँ क्वेश्चन अपन ने पढ़ा, हमें समझ नहीं आया कि इसको शुरू कैसे करें, एक ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और समझ नहीं आता एप्लीकेशन। So it is usually like we know how to do it, but when we start applying it, it gets confusing and then we can't do it actually. ठीक है, तो मेनली अभी तुमने सबने यही बोला कि हम या तो इनिशियल स्टेप जो है वो ही समझ नहीं आता, या फिर अगर बिगिनिंग उसका समझ आ भी गया तो आगे जाके कहीं ना कहीं अपन उसमें थोड़ा फंस जाते हैं और हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। और अभी ने बोला है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, कई बार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है क्वेश्चन में, कंसेप्ट समझ आता है लेकिन अप्लाई करने में नहीं आता। कि अपन ने दैट मीन्स कि क्लास में तो जो हमने पढ़ा है वो समझ लिया, बट वो चीज का जब उस टाइप का कोई क्वेश्चन या थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन अपन से सॉल्व नहीं होता, ठीक है। एप्लीकेशन, ठीक है। देखो जो अपनी ये चीज जो है मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को आती है जिन्होंने कुछ ट्राई किया है। जो लोग पढ़ाई ही नहीं करते उन्हें ना तो कोई कभी डाउट आएगा ना कोई दिक्कत आएगी। तो हमें अपन को, अगर हमने जेई के लिए सोचा है तो मेहनत तो हार्ड वर्क तो करना ही होगा। अगर हार्ड वर्क करने को रेडी नहीं हो तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोचिंग अटेंड करने का भी कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज कि हम जब भी कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो जैसे भी ये बोला गया कि एप्लीकेशन समझ नहीं आता, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि हमने क्लास में कोई टॉपिक एक बार पढ़ा तो हमें वो टॉपिक बिल्कुल 100% समझ आ गया और हम उसके क्वेश्चंस कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी खुद से नहीं रखनी चाहिए कि हमने ये टॉपिक पढ़ लिया तो हमसे क्वेश्चन होना ही होना चाहिए। जब अपन नहीं, मैं फिजिक्स वाला में नहीं था। सबसे ज्यादा यही होता है कि हाउ टू अप्लाई व्हिच कांसेप्ट। हाँ, तो अब उसके लिए जो ये बोला ना कि ये क्वेश्चन का बिगिनिंग जो है वो समझ नहीं आता, तो उसके लिए जो सॉल्यूशन है वो है ओनली प्रैक्टिस। हमें चीजों को रटना नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन में ये वाला मेथड लगाते हैं, नहीं। हमें फॉर्मूले याद करने हैं, लेकिन फॉर्मूले के पीछे का भी रीजन पता होना चाहिए कि हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया है। या कोई भी सिचुएशन, जैसे जनरली क्या होता है जेई में थोड़े से कंसेप्ट, मतलब इतना सिंपल एग्जाम तो है नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है जेई मेंस, बट बहुत सिंपल भी नहीं है। तो हमें जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसका थोड़ा बहुत डेरिवेशन, उसका आइडिया होना चाहिए कि ये चीज आई कहां से। इसका भी कई बार यूज होता था एग्जाम में। और लेकिन जो अपनी मेन प्रॉब्लम है कि हमें क्वेश्चन का एप्लीकेशन क्वेश्चन में करना क्या है ये समझ नहीं आ रहा, तो उसका वन एंड ओनली मेथड है कि हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ही हमें चीजें समझ आती हैं कि इस क्वेश्चन में इस तरह से अपन सॉल्व करते हैं। क्लास में हम ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते, टाइम लिमिटेशन तो है ही है। तो इसी वजह से तुम्हें बुकलेट गिवन है और उस बुकलेट के तुम्हें क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितना भी तुम्हारे पास टाइम है, टाइम को वेस्ट किए बिना अगर हम अपना होमवर्क प्रॉपरली करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है इससे हम थोड़ा सा बच सकते हैं। हाउ टू नो दैट वी आर डूइंग राइट मेथड? नहीं भाई, मैंने कहा कि ये चीज सारा
मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है अपने पास कि हमने जो शुरू किया है वो सही है कि गलत है। हमें प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चन की। जो अपन प्रैक्टिस करते हैं चीजों की, मतलब एक सिंपल सा पॉइंट है कि जैसे कोई क्रिकेटर है, उसको पता है कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं, लेकिन तब भी वो कॉन्टिन्यूस अपनी प्रैक्टिस रखता है। उसको सारी चीजें पता है क्रिकेट के बारे में, लेकिन वो तब भी अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहा है। वही चीज हमारे साथ है। कोई रनर है, उसे पता है कि कैसे भागते हैं, बट स्टिल वो अपना प्रैक्टिस कर रहा है, तो अपना वो स्टेमिना बढ़ा रहा है। तो वही चीज हमें भी करनी है कि हमें अगर कोई कंसेप्ट आता है, बेसिक कंसेप्ट, तो भी ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ ये तो हमें आ गया, हो गया। उसके हम जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस हमें ट्राई करने हैं। ठीक है, और अपन टाइम टू टाइम डिस्कशन करते रहेंगे इस बारे में। जो भी तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम रेक्टिफाई कैसे करें। अभी अपन ऐसा करते हैं, ये जो अपना टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, ये शुरू करते हैं। एक चीज और जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोली हुई थी कि ये तुम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग या नोट्स जो हैं उनके भरोसे में मत रहो। जो हम लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं, लाइव क्लास में जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स प्रॉपरली बनाओ। ठीक है, और जब भी तुम्हें उस टॉपिक का रिवीजन करना है, हमेशा लेक्चर नोट्स जो तुमने बनाए हैं उन्हीं का ही यूज करो। वीडियो लेक्चर्स को हमें यूज नहीं करना है और किसी चीज को यूज नहीं करना है। कई बार ये होता है कि कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट देखने के लिए हम कई बार यूट्यूब पे चले जाते हैं कि इस कंसेप्ट को अपन यूट्यूब से समझ लेते हैं, और ये सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट है। तुम्हें ये चीज खुद को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि किस चीज से हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ कैसे हम टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। तुम यूट्यूब पे जाओगे, एक कंसेप्ट के लिए 10 और चीजें मिल जाएंगी और तुम पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच जाओगे। तुमने अगर ऑब्जर्व किया हो तो जनरली यही होता है कि हम कोई एक्स चीज के बारे में सोच के गए थे और पता नहीं कहाँ ही चले गए और कुछ और ही देखने लग गए और हमने सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो वीडियो लेक्चर्स तो हमें कंप्लीटली अवॉइड करने हैं रिवीजन के टाइम पे। वीडियो लेक्चर्स जो तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो सिर्फ इसलिए है कि बाय चांस कोई स्टूडेंट लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है या किसी के यहाँ नेटवर्क इश्यू है या जो भी है, और उसने अगर लाइव क्लास अटेंड नहीं की है तो वो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख ले। ठीक है, लेकिन अगर तुम लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो तो अपने नोट्स खुद हैंड टू हैंड प्रॉपरली बनाओ। टाइम सफिशिएंट मिलेगा इस मेरी क्लास में, और जब भी तुम्हें उस टॉपिक का रिवीजन करना है, 1.5 आवर का लेक्चर देखने के लिए 2 से 2.5 आवर लग जाता है यूट्यूब पे। सिर्फ 2 to 2.5 आवर नहीं लगेगा, मतलब एक लेक्चर के लिए कई बार अपन यूट्यूब अगर अपन ने चालू किया तो हम उसमें सजेशंस आते रहते हैं कि ये लेक्चर, ये चीज या ये वीडियो, हम कहीं कहीं और पहुंच जाते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है कई बार। ठीक है, चलो स्ट्रेट लाइन में हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्लेन की, कि अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो हमने ये बोला ये एक्स एक्सिस है, this is y axis, this is origin, origin is also called point of reference. ठीक है, and this plane is called xy plane, और Cartesian plane. ठीक है, इसमें हमने भी बात की कि अगर हमें पॉइंट A, B तक जाना है तो x एक्सिस के अलोंग A यूनिट और y एक्सिस के अलोंग B यूनिट डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे। अगर मान लो ये बोला जाए distance of point A, B from first question x-axis, second question y-axis, तो बताना डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A, B फ्रॉम x-axis कितना? ये तो डिसाइड करना था कि B है कि A है। कुछ लोगों ने B बोला है, कुछ लोगों ने A बोला है। ओके, अब देखो एक बार कि डिस्टेंस मतलब बेसिक अगर अपन को 2, 3 पॉइंट तक जाना था तो हमने कहा कि 2 यूनिट x एक्सिस के अलोंग और 3 यूनिट y एक्सिस के अलोंग ट्रेवल किया, तब जाके हमें 2, 3 मिला। तो दिस डिस्टेंस is 2 unit and this distance is 3 unit. तो पॉइंट 2, 3 में
एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 3 यानी कि y कोऑर्डिनेट आ रही है, और y एक्सिस से डिस्टेंस जो आ रही है वो 2 दैट इज x कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे x एक्सिस से डिस्टेंस b बोलेंगे और y एक्सिस से डिस्टेंस a बोलेंगे। बट इन दिस केस मैंने पॉइंट a, b लिया है, तो हमें पता नहीं है कि a एंड b आर पॉजिटिव और नॉट। तो पॉजिटिव, और सिंस डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम इस तरह के आंसर्स को ऑलवेज मॉड लगा के बोलेंगे कि डिस्टेंस ऑफ a, b from x axis is mod of y coordinate and distance of a, b from y axis is mod of x coordinate। ठीक है, तो हमने कहा कि ये यहां से यहां a यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से यहां b यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू a एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू b। तो इस वाले पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस b के इक्वल हो गया और y एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो a के इक्वल हो गया। तो अभी देखो समझ आ गया क्या? एक और जस्ट इंफॉर्मेशन है कि अगर पॉइंट 4 पॉइंट, या यूं सीधे लिख देता हूं कि जो x कोऑर्डिनेट है इसका नाम हम बोलते हैं एब्सिसा, और जो y कोऑर्डिनेट है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। सर हाँ, सर एक्स एक्सिस तो ए था ना, ए कोऑर्डिनेट था ना एक्स एक्सिस तो। x कोऑर्डिनेट a है बट x एक्सिस से डिस्टेंस मॉड ऑफ b होगा। यहाँ पे हमने इसीलिए एग्जांपल लिया। सब लोग एक बार वापस से देखना डिस्टेंस वाली बात, कि अगर हमें 2,3 पॉइंट पे जाना है तो हमने x एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल की और y एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल की, तो हमें पॉइंट 2,3 मिल गया। अब ये बोला जाए कि 2,3 पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो वो डिस्टेंस ये आ रहा है और ये डिस्टेंस 3 है। तो 2,3 का x एक्सिस से डिस्टेंस इसका y कोऑर्डिनेट आ रहा है, और अगर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा विच इज x कोऑर्डिनेट। तो x एक्सिस से डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट। सर सिंस डिस्टेंस है तो अपन ने मॉड लगा दिया। हाँ, सर देयर विल बी नथिंग लाइक डिस्प्लेसमेंट इन दिस, राइट? नहीं हो कुछ डिस्प्लेसमेंट की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक। और हमने कहा कि ओरिजिन जो है इसको हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे बोलते हैं। अच्छा, तुम लोग हैंड टू हैंड ये नोट करते जाना जो भी अपन बात कर रहे हैं, तो ये सारा लिख लो अगर नहीं लिखा है तो। Sir, can you please show Sir, could you go back once? सर वो एक्स कोऑर्डिनेट का लिखा आपने एब्सिस का? x coordinate is abscissa, a b s c a double s a, x coordinate is abscissa and y coordinate is ordinate। आगे बढ़े। ये हैंड टू हैंड नोट करते जाओ।
डिस्टेंस फॉर्मूला अगर अपन को 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इनके कोऑर्डिनेट से रखे हैं। अनिकेत क्या पूछ रहे हो? अच्छा, समवन प्लीज सेंड अस। तनिषा तुमने नोट नहीं किया क्या लास्ट में? अपने लेक्चर नोट्स बना लो अभी से ही। अगर तुम्हारे देखो एग्जाम में हमें स्पीड, हमने कहा कि टाइम मैनेजमेंट की बात है, तो हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है, तो हमें अपनी राइटिंग स्पीड भी इंप्रूव करनी है। एग्जाम के पॉइंट से हमें सारी चीजों पे फोकस करना है, तो हमें राइटिंग स्पीड भी, कैलकुलेशन की स्पीड भी, सारे स्पीड्स को अपन को ध्यान में रखना है। एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट, अभी हमने लिखा था ना एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब एब्सिसा। अगर ये बोला जाए कि पॉइंट है So you're not audible. Sir, we can't hear you. Actually, the distance formula is wrong. तो यहाँ पे हमने बोला डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसमें भी किसी ने डाउट किया था कि यहाँ पे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो इसमें अब हम x1 माइनस x2 होल स्क्वायर लिखें या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लिखें, एक ही बात है, बिकॉज स्क्वायरिंग के बाद नेगेटिव साइन का फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एंड दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इट इज सेम। ये तो है 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। सेक्शन फॉर्मूला तुम लोगों को पता है क्या होता है? Yes, sir. Let's say we have 2 points A and B. Coordinates of A are x1 comma y1 and point B is x2 comma y2. Let's suppose a point P lies on line segment AB such that P divides this segment in m:n ratio. Then coordinate of point P. So ये हो जाएगा mx2 plus nx1 अपॉन n plus n। ये फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं है तो याद रखना है। तो एक बार देखना कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि A और B तो गिवन पॉइंट्स हैं एंड पॉइंट P इज डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB इन m:n रेशियो। तो हमने जब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं तो m का मल्टीप्लिकेशन इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से किया है, तो mx2 प्लस nx1
mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड सेम जो है वो y कोऑर्डिनेट में लिखा हुआ है। अब एक बार यहां तक नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे की एक और चीज लिखाता हूं। Sir, mx2 minus nx1. नहीं, mx2 प्लस nx1। नोट में जो मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं ये नोट कर लो अभी, फिर डिस्कस करते हैं। P इज इक्वल टू, हर्षिल समझ नहीं आया। These are coordinates of point P। जैसे हमने पॉइंट A को अपन लिखते हैं ना, कि हम ऐसे लिखते हैं, जैसे पॉइंट A है, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 है, तो A के साइड में हमने ब्रैकेट में x1 y1 लिखा है। दैट मींस कि ये तो इस पॉइंट का नाम है और ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। वही चीज यहाँ पे है कि जो पॉइंट, हम इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो P तो इस पॉइंट का नाम है और इसके कोऑर्डिनेट्स इस तरह से हैं। If m upon n is greater than 0, then division is internal. First point is, if m upon n greater than 0, then division is internal, and if m upon n less than 0, then division is external. अब इसका मीनिंग क्या हुआ? तो एक बार हम सारा कुछ लिख लिया जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। डन सर। अब मैं एक बार बोर्ड पर देखना, मैं समझा रहा हूं कि अगर अपने पास इस तरह से 2 फिक्स पॉइंट दे रखे हैं, A और B, और क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पॉइंट P है जो इस सेगमेंट को 3:2 के पॉजिटिव रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अभी m अपॉन n इन दिस केस 3/2 है, तो इसका मतलब कि डिवीजन इंटरनल होगा, और इंटरनल डिवीजन का मीनिंग है कि पॉइंट P जो है वो A और B के बीच में कहीं लाई करेगा, A और B सेगमेंट पे, AB सेगमेंट पे कहीं लाई करेगा। और फर्दर इसका मीनिंग है कि PA अपॉन PB डिस्टेंसेस, PA अपॉन PB डिस्टेंसेस 3/2 के इक्वल होंगी। अगर डिवीजन एक्सटर्नल है, मान लो रेशियो जो दे रखा है वो क्वेश्चन ने 3:-2 और -3:2 का दे रखा है, तो दोनों ही सिचुएशन में m अपॉन n की जो वैल्यू है वो -3/2 आ गई, यानी कि रेशियो नेगेटिव है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कि अभी भी A और B पॉइंट तो फिक्स पॉइंट्स हैं, इनको तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। तो अब P पॉइंट कहाँ लाई करेगा? P पॉइंट कुछ इस तरह से लाई करेगा कि हमने AB सेगमेंट को आगे लिया डॉट करके, तो P वाला पॉइंट अब इधर कहीं आ जाएगा, यानी कि P पॉइंट अभी AB सेगमेंट पे लाई नहीं करेगा, लेकिन AB जो लाइन है उस पे लाई करेगा। तुम लोगों को लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों वर्ड में भी डिफरेंस भी क्लियर है। लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट को ज्वाइन किया तो बस उनके बीच बीच का पोर्शन इज लाइन सेगमेंट, लेकिन लाइन तो कंप्लीट लाइन होती है इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी तक। तो ये कंप्लीट लाइन है जिसपे P लाई करेगा, बट लाइन सेगमेंट AB पे लाई नहीं करेगा अगर डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन है। इंटरनल में
बिटवीन द पॉइंट्स लाई कर जाएगा, कहीं एक्सटर्नल में बिटवीन द पॉइंट्स लाई नहीं करेगा। लेकिन इस डायग्राम में भी जो मीनिंग है वो PA अपॉन PB का जो मीनिंग है वो 3/2 ही होगा, बिकॉज PA एंड PB आर डिस्टेंसेस और डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो PA अपॉन PB को तो हम 3/2 ही यूज करेंगे। तो क्वेश्चन या तो ये बोल देगा कि हमें 3:-2 का रेशियो यूज करके पॉइंट बताना है, या फिर क्वेश्चन ये बोल देगा कि 3:2 का रेशियो एक्सटर्नली यूज करके रेशियो बताना है। तो यहाँ पे हमने बोला कि इफ डिवीजन इज इंटरनल देन रेशियो m/n इज पॉजिटिव, जो इस वाले सिचुएशन में है। इफ डिवीजन इज एक्सटर्नल देन रेशियो m/n इज नेगेटिव, जो इस सिचुएशन में है। इफ रेशियो इज नेगेटिव then point P will not lie between A and B. Point P will lie on line AB, but either on right side of P or on left side of B, sorry. ठीक है, अब मैं ये जो मैंने बोला है इसको मैं एक बार क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सर तो मालूम कैसे पड़ेगा P B के बाद में कि A के पहले? बता रहा हूँ। Find x if AB is equal to BC, where A, B and C are these 3 points. तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स 2,5, B के कोऑर्डिनेट्स प्रीवियस स्लाइड में तो मैंने कुछ नोट करने को बोला नहीं था। अगर तुम इस वाले की बात कर रहे हो तो यहां तक आई बिलीव तुमने नोट कर लिया होगा। हर्षिल, ये पता नहीं, शायद हो सकता है तुम्हारे नेट में इश्यू हो। और लोगों के पास मेरा वीडियो प्रॉपर आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके Sir, हाँ, sir, I did not understand how can a ratio be like negative number के साथ? अभी मैं बताता हूँ। पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जो मैंने दिया था अभी, कहाँ गया? इन दिस क्वेश्चन तुम लोग बताना ट्रू और फॉल्स कि B इज मिड पॉइंट ऑफ AC। True. नहीं, फॉल्स है। देखो AB इक्वल टू BC हो ऐसा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट B इज मिड पॉइंट ऑफ AC, बिकॉज अगर मान लो A वाला पॉइंट यहाँ पे है, C वाला पॉइंट यहाँ पे है, तो B वाला पॉइंट यहाँ भी तो कहीं हो सकता है, जिससे कि AB डिस्टेंस और BC डिस्टेंस ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आ जाए। बट इन दिस केस B इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ AC, बिकॉज मिड पॉइंट होने के लिए तो उसको इस लाइन पे ही लाई करना पड़ता, जबकि B तो इस लाइन पे है ही नहीं। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट B इज मिड पॉइंट ऑफ AC। और यही चीज अपन को एग्जाम में ध्यान रखनी है कि ऐसा जो क्वेश्चन ने बोला है उसका हमने जो मीनिंग लिया है उस मीनिंग को हम चेक करें। तो इन दिस केस it is not given that A, B and C are collinear. अगर ये given होता कि A, B and C are collinear and AB equal to BC, then definitely B is midpoint of AC. But in this case हम अभी solve करने के लिए distance formula ही use करेंगे, section formula use नहीं करेंगे। तो AB distance क्या हो जाएगा? x minus 2 whole square plus 3 minus 5 whole square and BC distance क्या हो जाएगा? x plus 4 whole square plus 3 minus 4 whole square। ठीक ना, हमने अभी AB is equal to BC सॉल्व किया। तो सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है? राहुल ने बोला 3/4। और कोई कंफर्म करो? सर बट ऐसा हो सकता है ना कि वो लोग कोलिनियर भी हो। अगर ऐसा होता
तो फिर y कोऑर्डिनेट का भी मिड पॉइंट मैच करना जरूरी था, लेकिन अभी डेटा के अकॉर्डिंग y कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट मैच नहीं कर रहा। अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो 5 और 4 इनका मिड पॉइंट 5 + 4/2 यानी कि 9/2 आएगा, जबकि यहाँ पे मिड पॉइंट जो है वो 3 दे रखा है। अच्छा ओके सर। राहुल ने आंसर दिया, बस कोई और ने तो आंसर दिया ही नहीं। मतलब कैलकुलेशन करो, स्क्वायरिंग करके रूट डालेंगे और फिर ओपन कर लेंगे। तो x की वैल्यू -3/4 आ रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वो जो सेक्शन फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था उसकी। तो सर ये मिड पॉइंट नहीं है ना बी? नहीं, हाँ हाँ हर्ष, मैं अभी बताऊंगा इसको आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। एक बार तुम मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो करते जाओ। तो पहले लास्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लो कंप्लीट, और उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो। एक आंसर बोला गया 11/7, 0। ओके, राहुल का भी सेम। ठीक है, तो यहाँ तो अभी तक तो कोई कंफ्यूजन है नहीं किसी को कि अगर डिवीजन इंटरनल है तो सॉल्व कैसे करना है। Sir, internal division automatically means they will be collinear. हाँ, अगर इंटरनल नहीं, अगर पॉइंट P is dividing line segment AB in some ratio, whether the ratio is positive or negative, यानी कि डिवीजन चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, बट अगर कोई से भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, then given 3 points will definitely be collinear. तो in this case ये हो जाएगा 3 into 1 plus 4 into 2 upon 3 plus 4, 3 into -4 plus 4 into 3 upon 3 plus 4. This becomes 11/7 and this is 0. तो ये सभी लोगों ने आई बिलीव सॉल्व कर लिया। अब यहाँ तो क्या था, क्वेश्चन ने रेशियो को इंटरनल डिवीजन के लिए बोला था तो हमने पॉजिटिव यूज किया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग लिखो, अभी मैंने जो बोर्ड पे लिखा है एक बार सारा नोट कर लो। सर तो अगर रेशियो पॉजिटिव होता है तो बी बीच में आता है और मिड पॉइंट होता है ए और बी का। मिड पॉइंट नहीं बोल रहे हम, बीच में कहीं आ जाएगा, मतलब कि ए और बी इस तरह से है तो इनके बीच में मतलब कहीं भी आ जाएगा, डिपेंड करता है। एग्जैक्टली मिडिल में ऐसा जरूरी नहीं है।
नेगेटिव होता है और बी के बाहर आएगा, तो उसका रीजन क्या है मतलब वैसे दोनों हाँ का मैं ऐसा? भाई मैं बता रहा हूँ, एक बार अभी ये वाला यहाँ तक लिखो। अगर हम इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन, या ऐसा करो तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और नेक्स्ट क्वेश्चन में इस वाले वर्ड की जगह पे एक्सटर्नल लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और लास्ट वाले वर्ड के प्लेस पे एक्सटर्नली लिख लो। और अब एक बार आंसर बताओ, फिर अपन उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिस्कस करेंगे। Sir, we only have to change externally, na? हाँ बोला गया, एक मिनट। हाँ आंसर एक बोला गया 3/2 -9/4। चेक करते हैं अभी। बट जो तुम बोल रहे हो नेक्स्ट में कि सर फॉर एक्सटर्नल वी शुड हैव रेशियो नेगेटिव, देखो हमने अभी बोला भी था, मैंने जब अभी बताया था, ध्यान से सुना करो कि क्वेश्चन दो फॉर्म में पूछा जा सकता है। या तो क्वेश्चन खुद ही इस रेशियो को नेगेटिव यूज कर ले, और अगर क्वेश्चन ने नेगेटिव यूज किया तो वो वर्ड इंटरनल या एक्सटर्नल नहीं लिखेगा, या फिर क्वेश्चन वर्ड यूज कर ले कि एक्सटर्नल है या इंटरनल है। अगर क्वेश्चन ने वर्ड यूज किया है और इंटरनल यूज किया है देन वील टेक दैट रेशियो एज पॉजिटिव, और अगर एक्सटर्नल यूज किया है देन रेशियो विल बी नेगेटिव। ठीक है, ये वर्ड पे या फिर साइन पे दोनों में से कोई भी एक चीज यूज कर लेगा। नहीं, अब एक बार देखना सॉल्यूशन इसका, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। पॉइंट्स है 2, 3 और 1, -4। ये वाला पॉइंट 2, 3 है, ये वाला पॉइंट 1, -4 है। ठीक है, हमें अभी मान लो कुछ पता नहीं है कि पॉइंट पी कहां लाई करेगा, हमने तो यहीं पे मान लिया। अब सिंस रेशियो जो था ये 3:4 नेगेटिव था, सॉरी 3:4 एक्सटर्नल था, तो हमने कहा 3:4 अगर एक्सटर्नल रेशियो है तो हम कोई से भी एक नंबर को नेगेटिव कर देंगे, या तो इस नंबर को नेगेटिव कर दो या इस नंबर को नेगेटिव कर दो, जिससे कि m/n नेगेटिव आ जाए। ठीक है, हम कोई से भी एक नंबर को नेगेटिव कर देंगे, या तो 3 को नेगेटिव कर दो या 4 को नेगेटिव कर दो, जिससे कि m/n नेगेटिव आ जाए। और आप सेम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट तब क्या बन जाएंगे, 4 × 2 प्लस -3 × 1 अपॉन -3 + 4। जो नीचे नंबर आएंगे उनमें एक नंबर है -3 एंड एक नंबर है +4। आगे है 4 × 3 प्लस -3 × -4 एंड डिनोमिनेटर में अगेन -3 + 4 ही आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या बन रहा है, ये 8 - 3 5/1, और इन दिस केस 12 + 12 24। तो ये तो इसका मैथमेटिकल मेथड है कि हमें सॉल्व कैसे करना है 5, 24। ठीक है, ठीक है, यहां तो हमने बस अगर रेशियो को एक्सटर्नल रेशियो यूज करने को बोला है क्वेश्चन ने, तो हमने जो इससे पहले नोट किया था कि रेशियो विल बी नेगेटिव इफ डिवीजन इज एक्सटर्नल, तो हमने m/n को नेगेटिव बनाना है। m/n को नेगेटिव बनाने के लिए हम आइदर m और n कोई से भी एक को ही नेगेटिव करेंगे। ऑब्वियसली अगर अपन ने दोनों को नेगेटिव कर दिया तो फिर से पॉजिटिव बन जाएगा m/n। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लेते हैं। मैथमेटिकल तक सबको क्लियर है कि किसी भी सिचुएशन में अगर रेशियो को इंटरनल या एक्सटर्नल बोला गया तो आंसर कैसे फाइंड करना है, मैथमेटिकल मेथड। तो ज्योमेट्रिकल सर मीनिंग बी को
P को बीच में लेने का ना A और B का नहीं, इसमें भी अभी हम डायग्राम की बात नहीं कर रहे हैं। डायग्राम तो हमने अपने रेफरेंस के लिए बनाया है। रेफरेंस के लिए मतलब कि पॉइंट पी के लेफ्ट में जो रेशियो आ रहा है -3, उसको राइट वाले से मल्टीप्लाई करना है और राइट वाले रेशियो को लेफ्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। बट अभी हम डायग्राम की बात कर लेते हैं। Sir, हाँ, sir, as you said that m is to n, if it is negative, then the point will divide externally. So Right. why is P between A and B? It should be outside, no? तुम लोग अपनी दुनिया में रहते हो क्या सब लोग, या तुमको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? मैंने भी क्या बोला कि ये मैथमेटिकल मेथड है और ये डायग्राम हमने रेफरेंस के लिए बनाया है, हमारे रेफरेंस के लिए, जिससे कि हम फॉर्मूला यूज कर पाए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये डायग्राम करेक्ट है। हमने रेफरेंस का मतलब क्या लिया था, क्योंकि हमने फॉर्मूला भी समझा ही ऐसे था कि अगर पॉइंट पी है और रेशियो m/n है, तो m का मल्टीप्लीकेशन इस नंबर से, n का मल्टीप्लीकेशन इस नंबर से। तो हमने ओनली फॉर्मूले को यूज करने के लिए डायग्राम बनाया है, जिससे कि फॉर्मूला यूज करने में आसानी हो जाए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो मैं भी बता रहा हूँ। Okay, sir. अब हमने देखा, अगर हम देखो ए वाला, अभी यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वो तुम्हें नोट नहीं करना है, वो बस समझना है। यहाँ तक सारा नोट कर लो। ए वाला पॉइंट था 2,3, बी वाला पॉइंट है 1,-4। जो पी इंटरनल डिवीजन से आया था वो 11/7,0 आया था, और जो पी एक्सटर्नल डिवीजन से आया है तो वो आ गया 5,24। ये हमने अभी कैलकुलेशन करी, ठीक है। अब इनको ज्योमेट्रिकली समझें, तो अगर हम पहले एक्स एक्सिस के रेफरेंस से जाएं, ये एक्स एक्सिस है, तो पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, ठीक है। अब ये बताओ कि पॉइंट पी इंटरनल 11/7 जो नंबर आ रहा है, ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है, या 2 से बड़ा है, या 1 से छोटा है? बीच में आएगा। बीच में आ जाएगा। जो पॉइंट पी ई एक्सटर्नल वाले का एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है, ये 5 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 5 जो है वो 2 से बड़ा आ रहा है। तो अभी यहां से क्लियर हुआ कि जब डिवीजन इंटरनल है तो ऑटोमेटिकली पॉइंट पी जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है वो ए और बी के बीच में कहीं लाई कर जाएगा, और जब डिवीजन एक्सटर्नल है तो पॉइंट पी ए और बी सेगमेंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पे कहीं लाई करेगा, लेकिन ए और बी के बीच में नहीं लाई करेगा अगर डिवीजन एक्सटर्नल है तो। ये इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। इफ रेशियो इज पॉजिटिव तो इसका मतलब डिवीजन इंटरनल यूज किया है अपन ने, और पॉइंट पी ए और बी के बीच में कहीं लाई कर रहा है। इफ रेशियो को हमने अगर नेगेटिव यूज किया है, ऐसा हम तभी करेंगे जब क्वेश्चन ने एक्सटर्नल डिवीजन बोला है, और इन दैट केस पॉइंट पी जो है वो ए बी सेगमेंट के बाहर, दैट मींस एक्सटर्नली कहीं लाई करेगा, बट ए बी लाइन पर ही कहीं लाई करेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि पॉइंट ये बिना सॉल्व किए कैसे पता लगेगा। अभी तो हमने सॉल्व कर लिया और बता दिया कि पॉइंट पी जो है वो ए वाली साइड में आ रहा है। बिना सॉल्व किए कैसे पता लगेगा कि एक्सटर्नल डिवीजन वाला पॉइंट ए वाली साइड में है या बी वाली साइड में है? उसके लिए अगर मान लो ऐसे है कि ए और बी दो फिक्स पॉइंट है, और पी वाला जो पॉइंट है, मतलब मैं अभी बना नहीं रहा हूं डायग्राम में, पी वाला पॉइंट तुम्हें बताना है कहां पे होगा। ए और बी दो फिक्स पॉइंट है, एंड पी पॉइंट ए बी सेगमेंट को 2:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जब भी हाउ टू फाइंड, हाँ मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा, हर्षिल वेट करो थोड़ा। पी पॉइंट ए बी सेगमेंट को 2:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जब भी हमें इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाए तो इसका मतलब कि फर्स्ट जो रेशियो है उसको ए से बी तक लेके जाना है। 5:2 एक कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो अभी तुम लोग बताना कि जो पॉइंट पी है डिवीजन इंटरनल है, तो पॉइंट पी ए के पास होगा कि बी के पास होगा? ए और बी के बीच में कहीं होगा, बट पॉइंट पी ए के पास होगा कि बी के पास होगा? A के पास होगा। और सबने ये सही बताया है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन क्या कि हमने अभी जो डिस्कस किया कि पॉइंट P divides AB in 2:5 ratio, meaning that PA upon PB
is equal to 2/5. PA upon PB is equal to 2/5. That means कि PA distance is less than PB distance. तो पॉइंट P A के पास हो गया, सबने ये यूज किया। बिल्कुल सेम मेथड है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। अगर ये बोला जाए कि पॉइंट P AB सेगमेंट को 5:7 रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो अब बताओ कि पॉइंट P जो है वो A के पास होगा कि B के पास होगा? सर इंटरनली के आपने फिर वो पॉइंट पी को ए के पास कैसे दिया? लास्ट स्टेप में आपने फिर कंक्लूड कैसे किया उसको? लास्ट स्टेप में हमने बोला कि PA अपॉन PB 2/5 आया था। सर आप अभी का क्वेश्चन रिपीट करोगे क्या सर? एक मिनट, लास्ट वाले क्वेश्चन में PA अपॉन PB 2/5 आया था, तो यहाँ से मतलब हम जब कंपेयर करेंगे तो काइंड ऑफ PA 2 और PB 5 आ रहा है, तो PA इज लेस देन PB आया। यस सर। तो PA और A और B तो फिक्स है, तो PA को PB से छोटा रखना है, तो इस तरह से कुछ होगा कि PA जो है ये वाली डिस्टेंस PB से लेस हो जाए। इन दिस केस पॉइंट P जो है वो AB सेगमेंट को 5:7 रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट P A और B में से किसके पास होगा? तो अगेन हम बात करेंगे तो यही बोलेंगे कि अभी भी PA अपॉन PB 5/7 ही लेंगे, बिकॉज ये अब डिस्टेंसेस का रेशियो है। ठीक है, ये PA अपॉन PB डिस्टेंसेस का रेशियो है, तो हमने पॉजिटिव लिया है। तो यहाँ पे वापस से PA लेस देन PB, देखना यहां तक की बात समझ आ गई? PA is less than PB, तो पॉइंट P is near with पॉइंट A। और अब हमने कहा कि सिंस डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन है, तो पॉइंट P A और B के बीच में तो लाई करेगा नहीं, A के लेफ्ट में या B के राइट में लाई करेगा। तो हमने कहा A के लेफ्ट में कुछ ऐसे डॉट करके लाइन बना ली, B के राइट में कुछ डॉट करके लाइन बना ली, बट हमने बोला है कि पॉइंट P A के पास है, तो इसका मतलब कि पॉइंट P यहाँ पे लाई करेगा, यानी कि A के लेफ्ट में लाई करेगा। तो यहां से हम डिसाइड कर सकते हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग कि पॉइंट P और पॉइंट A जो है, सॉरी पॉइंट P जो है वो पॉइंट A और B के रेस्पेक्ट में उनके कौन सी साइड में लाई करेगा। So if you explain externally, how is it closer to A? तुम्हारा ऑडियो प्रॉपर नहीं है, वापस से बोलना। So can you explain external में how is it closer to A? जो बोर्ड पे लिखा है PA अपॉन PB इज इक्वल टू 5/7, ये चीज क्लियर है? Yes sir. तो PA अपॉन PB इज इक्वल टू 5/7 का मीनिंग PA इज लेस देन PB हो गया। Yes sir. That means distance of point P from A is less than distance of point P from B. ठीक है? हाँ, obviously PA is distance between P and A. कैसे कैसे डाउट पूछ रहे हो तुम? सर हाँ, सर ये PA लेस देन P आपने बोला था ना कि नेगेटिव होना चाहिए, मतलब एक्सटर्नली है तो नेगेटिव होना चाहिए रेशियो, तो अपन जब डिवाइड करते हैं मतलब तो उसको पॉजिटिव लिखते हैं क्या? तुम जो बोल रहे हो उससे पहले मैं वापस एक चीज बोल देता हूँ कि जब भी रेशियो एक्सटर्नल है तो हम मैथमेटिकल रेशियो को नेगेटिव यूज करेंगे। मैथमेटिकल जब हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो रेशियो को नेगेटिव करके यूज में लेंगे, लेकिन जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने लिया है वो तो PA और PB डिस्टेंसेस का लिया है। तुम लोगों को मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिकल इन दोनों चीजों को बिल्कुल अलग अलग रखना है। ज्योमेट्रिकल में हम सॉरी मैथमेटिकल में हमने ज्योमेट्री का कोई यूज किया ही नहीं था। ये वाला जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमने बिल्कुल नहीं सोचा कि पॉइंट P की पोजीशन कहां पर होगी, और रिक्वायर्ड भी नहीं है, कभी भी एग्जाम में यूज भी नहीं आएगा इस चीज का। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि पॉइंट P की जो पोजीशन है वो A के लेफ्ट राइट कहां पे होगी, अगर क्वेश्चन है सिंपली कोऑर्डिनेट पूछे, तो मैथमेटिकल अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तब तो हमने बस रेशियो को नेगेटिव यूज कर लिया। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाए जिसमें क्वेश्चन ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉइंट P इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ A
और पॉइंट P इज ऑन राइट साइड ऑफ B। तो उसके लिए हमने कहा कि अब हम ऑल्दो रेशियो एक्सटर्नल है लेकिन डिस्टेंसेस के रेशियो को तो पॉजिटिव यूज करेंगे। फिर हमने यहां से बोला कि PA इज लेस देन PB। फिर यहां से बोला कि P जो है वो A पॉइंट के पास है, तो अगर P को A पॉइंट के पास रखना है तो हमने P को इस साइड में रखा, B पॉइंट से अपने आप ये डिस्टेंस ज्यादा हो गई। तो डिस्टेंस का रेशियो अपन को पॉजिटिव लेने का, दो दे हैव गिवन नेगेटिव रेशियो। यहाँ पे हम डिस्टेंसेस को पॉजिटिव ही लेंगे। तो यहाँ तक सारा सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हर्षल ने पूछा भी था है कि अगर रिवर्स क्वेश्चन गिवन है तो सॉल्व कैसे करेंगे। So can you show the previous slide once? I had network issues. प्रीवियस स्लाइड कुछ नहीं, वो तो मैंने भी समझाया था, बस वो नोट नहीं करना है अपन को। अच्छा क्वेश्चन दिखा दीजिए ना फिर, प्रीवियस क्वेश्चन फिर। प्रीवियस क्वेश्चन इस वाले की बात कर रहे हो क्या? या मतलब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इससे। नोट कर लो जल्दी से। Yes sir. Sir, sir, can you explain like how can a ratio be negative ever? How is that possible? अरे हमने अभी ये तो कहा कि हम अगर रेशो की बात डिस्टेंसेस की टर्म में करेंगे तब तो रेशो को पॉजिटिव ही लेना है, लेकिन रेशो की बात मैथमेटिकली करेंगे तो रेशो को नेगेटिव लेना है। अगर हम रेशो को ऑलवेज पॉजिटिव ही ले लेंगे तो मतलब नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि रेशो एक्सटर्नल डिवीजन से आ रहा है। नहीं सर, क्योंकि 9th-10th में हमने पढ़ा था ना कि कोई भी रेशियो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव रहता है। बिल्कुल नहीं पढ़ा था, 9th में ये पढ़ा था कि कोई भी दो डिस्टेंसेस का रेशियो नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, ओके सर। नंदिनी ने बोला है 1:3 आंसर, और कोई कंफर्म करो। ओके। अभी हमें नहीं पता कि जो डिवीजन है उसका आंसर, जो रेशियो का आंसर है वो नेगेटिव आने वाला है कि पॉजिटिव आने वाला है, बट हमने कहा कि क्वेश्चन को हमें मैथमेटिकली भी सॉल्व करना है, तो हम डायग्राम अपने रेफरेंस के लिए बना रहे हैं। और हमने मान लिया कि जो पॉइंट P है ये इस AB सेगमेंट को K:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। बजाय M:n लेने के हम K:1 ले रहे हैं, बिकॉज M और N दो अननोन हो जाएंगे, जबकि K में सिर्फ एक ही अननोन है K, तो कम इक्वेशंस कम वेरिएबल में काम चल जाएगा अपना। दिस पॉइंट इज 1, -4 एंड दिस पॉइंट इज 5, 24 एंड गिवन पॉइंट इज 2, 3। अब अगेन सेक्शन फॉर्मूला यूज किया तो हमने कहा कि P पॉइंट क्वेश्चन है तो 2, 3 बता रखा है, और हम जब सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड करेंगे P पॉइंट तो ये बन जाएगा 1 × 1 + K × 5 अपॉन K + 1। ऐसे ही 1 × -4 + K × 24 अपॉन K + 1।
अब दोनों साइड के या तो x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट को हम कंपेयर कर लेंगे। तो दोनों साइड के x कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 5k अपॉन k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू 1/3। k जो है वो ऑटोमेटिकली खुद नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आना होगा आ जाएगा। अब k का आंसर 1/3 k की वैल्यू 1/3 आई है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि रेशो 1:3 इंटरनली। सर हम्म। सर आपने केस टू 1 के लिया रेशियो, अब वापस समझा सकते हो? केस टू 1 लिया क्योंकि हम m/n लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन m एंड n 2 अननोन्स हो गए, जबकि k:1 में ओनली k एक ही अननोन है। जितने कम अननोन रहेंगे उतना ही सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके सर, तो आप 1 ले सकते हैं। हाँ, ओके मतलब m/n जब तुम सॉल्व करोगे तो m का आंसर 1 और n का आंसर 3 आ जाएगा। बट अगर अपन ने k:1 ले लिया तो k का आंसर 1/3 आ गया। तो अगर जैसे एक बार तुमको मैं एक बार बोर्ड पर देखना सारे लोग, अगर ये बोला जाए कि रेशो 3:5 का है, या फिर ये बोला जाए कि रेशो 3/5:1 का है, ये दोनों सेम बात है। यस सर, ओके अंडरस्टूड। यहाँ पे हो रहा है। सर आप एक बार m/n करके दिखा सकते हो, वो वाला कैसे करना होगा? बिल्कुल ऐसे ही, जब यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला यूज किया है तो m/n का यहाँ भी इन टर्म्स ऑफ mn आ जाएगा, यहाँ भी इन टर्म्स ऑफ mn आ जाएगा। दोनों साइड के x कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे, m एंड n में इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, दोनों साइड के y कोऑर्डिनेट से m एंड n में इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। लीनियर इक्वेशंस वैसे। हाँ सर एक Okay, साइड पे कंपेयर करने से भी हो जाएगा ना? क्या m/n लिया और एक साइड पे कंपेयर किया तो भी आंसर आ जाएगा ना? कर लो और फिर उस इक्वेशन को n से डिवाइड कर लो तो सारा कुछ इन टर्म्स ऑफ m/n कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ। सीधे m/n का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने कहा तो सर कोई भी एक कोऑर्डिनेट को कंपेयर करने का ना, या तो x या तो y। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने रेशियो को k:1 ले लिया, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर हमने अभी आइदर x और y कोई से भी एक कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके k की वैल्यू फाइंड कर ली। अभी सिंस k की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हमारा आंसर 1:3 रेशियो इंटरनली डिवीजन आ गया। मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू जो है वो -2/5 आ जाए, सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू -2/5 आ जाए, तो हमारा आंसर उस केस में क्या हो जाएगा 2:5 रेशियो एक्सटर्नली। तो ये फाइनल आंसर होगा इफ वैल्यू ऑफ k इज नेगेटिव। ठीक है,
सर एक हम्म। डाउट था सर, जब हम p को बाहर लिखते हैं देन वी राइट अ रेशियो डायरेक्ट 3:4, लेकिन जब p को मैं इंटरनली शिफ्ट करता हूँ तो रेशियो नेगेटिव हो जाता है, उसका रीजन क्या होगा? लाइक व्हाई इज इट नेगेटिव क्यों हो रहा है? नहीं, p को अगर तुमने इंटरनल रखा है तो रेशियो पॉजिटिव आता है, और p अगर एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है तो रेशियो नेगेटिव आता है। नहीं एक्सटर्नल दिया गया होता है तो हम 3:4 लिखते हैं जब हम p को ज्योमेट्रिकली बाहर दिखाते हैं, फिर जब हम p को अंदर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो हम लिख देते हैं ना 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 -3:4। ना, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, अगर रेशियो एक्सटर्नली दिया है तो जो अगर तुम्हें ज्योमेट्रिकल मीनिंग में जाना है तब तो मीनिंग ये होगा कि a और b इस तरह से है और पॉइंट p इस तरह से है। अभी पॉइंट Yes, p sir. a b सेगमेंट को जो डिवाइड कर रहा है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, लेकिन इन दैट केस अगर मान लो ये बोल दिया जाए कि रेशियो जो है pa अपॉन pb, ये रेशियो 5/2 का है, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट ये बोलेगा कि पॉइंट p इज डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b इन 5:2 रेशियो एक्सटर्नली। क्वेश्चन तो ये बोलेगा, लेकिन इस ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल पार्ट। अब हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ज्योमेट्रिकल पार्ट का यूज नहीं करना है, हम मैथमेटिकली क्या करेंगे, हम तो मैथमेटिकली अपने रेफरेंस के लिए ये डायग्राम बना लेंगे जो डायग्राम एक्चुअल में गलत है, लेकिन हमें उससे मतलब ही नहीं है, बिकॉज हमें डायग्राम का यूज सही गलत के लिए नहीं करना है, फॉर्मूला यूज करने के लिए करना है। और इस रेशियो को हम 5:2 का जो रेशियो है उसमें या तो यहाँ या फिर यहाँ कहीं भी एक जगह नेगेटिव करके यूज में ले लेंगे। सर मैं वही पूछ रहा हूँ, हमने ना p को देखो ना इंटरनली शिफ्ट कर दिया और नेगेटिव साइन डाल दिया, वैसे बोल रहा हूँ। किसके रेफरेंस में बोल रहे हो? ये हमने वही बोला कि ये डायग्राम सही नहीं है। मैं अपन ये डायग्राम क्यों बनाते हैं? आंसर 1:4 एक्सटर्नल डिवीजन सही है, कई सारे लोगों ने दे दिया। हम ये डायग्राम तो करेक्ट यही वाला है, ये डायग्राम तो हम अपना जो फॉर्मूला है उसको यूज करने के लिए बना रहे हैं। अब तुम्हारा डाउट ये है कि माइनस साइन क्यों आया? माइनस साइन इसलिए आया बिकॉज हमने अभी नोट किया था कि इफ m/n इज ग्रेटर देन 0 देन डिवीजन इज इंटरनल, एंड इफ m/n लेस देन 0 देन डिवीजन इज एक्सटर्नल। क्वेश्चन ने बोला है कि डिवीजन जो है वो एक्सटर्नल है, तो इसका मतलब कि हम जो मैथमेटिकल रेशियो यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे, यानी कि m/n को नेगेटिव रखेंगे। m/n को नेगेटिव रखने के लिए या तो हमने m को नेगेटिव कर दिया या फिर अपन ने n को नेगेटिव कर दिया। सर तो मतलब एक्सटर्नली है पॉइंट p, तो वो रेशियो नेगेटिव कैसे आया? कैसे आया नहीं, अगर रेशियो नेगेटिव है तो पॉइंट p का डिवीजन एक्सटर्नल होगा, पॉइंट p कभी भी इंटरनली डिवाइड नहीं करेगा। तो अपन को सर अपन ढूंढ सकते नहीं कि पॉइंट बाहर है तो फिर अपन रेशियो नेगेटिव कैसे निकालेंगे? पॉइंट अंदर है तो रेशियो पॉजिटिव कैसे निकाला? तो सेक्शन फॉर्म है उसको कैसे? सेक्शन फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या है? x कोऑर्डिनेट सेम x कोऑर्डिनेट, क्या? जैसे अपन सॉल्व किया पहले वाला वैसे ही। नहीं, सेक्शन फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो सेक्शन से है। अगर मान लो कोई एक सेगमेंट इस तरह से है और इस पूरे सेगमेंट की लेंथ L है, तो फिर ये बताना कि AB सेगमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी। B वाला पॉइंट AC को m/n में डिवाइड कर रहा है। बोलो AB सेगमेंट की लेंथ क्या हो जाएगी? m के नहीं, इन टर्म्स ऑफ L आएगी ना लेंथ। l डिवाइड बाय m n। तो बट अपन ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि ab इक्वल टू m इनटू कांस्टेंट, क्योंकि वो रेशियो में तो m इक्वल n है। वो तो सही है, लेकिन वो जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ mn। तो यहाँ पे AB सेगमेंट की लेंथ हो जाएगी m/m+n टाइम्स L। ठीक है, AB सेगमेंट जो है वो टोटल L लेंथ का
m अपॉन m प्लस n फ्रैक्शन है, तो l लेंथ को हमने m अपॉन m प्लस n से डिवाइड कर दिया। अब इस चीज को हम अगर रिवर्स देख लें कि अगर हमने अब मतलब ये चीज अपने सिलेबस में काम की नहीं है, मैं भी सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो एक्सटर्नल डिवीजन है उसमें माइनस साइन क्यों आता है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ए बी सेगमेंट की लेंथ को कुछ कैपिटल एल बोल दिया, ए बी सेगमेंट की जो लेंथ है उसको कैपिटल एल बोल दिया। तो जब यहां से कैपिटल स्मॉल एल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हम कह रहे हैं कि स्मॉल एल कैपिटल एल लेंथ का कोई फ्रैक्शन होना चाहिए, इसको हमने ऐसे लिखा। तो इसका मीनिंग अब क्या हो गया कि टोटल लेंथ तो m प्लस n माइनस n थी, और अब उसमें से, अच्छा मैं एक बार और भी एक्सप्लेन करूं, इस वाले डायग्राम में ए बी लेंथ जो है वो तो m अपॉन m प्लस m इंटू एल है, बी सी लेंथ जो है वो n अपॉन m प्लस n इंटू एल है। ये तो हो गई इस डायग्राम के लिए। जब डिवीजन बी का इंटरनल डिवीजन था तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया था, लेकिन अब हम रिवर्स कर रहे हैं क्वेश्चन को। हम क्या कर रहे हैं कि मान लो ए बी सेगमेंट की लेंथ गिवन है कैपिटल एल, और हमें सी के लिए फाइंड करना है कि सी किस रेशो में ए बी सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो हमने क्या किया, ए बी सेगमेंट की लेंथ को कैपिटल एल लिखा, इन दोनों को इक्वेट किया, तो यहां से स्मॉल एन की वैल्यू, स्मॉल एल की वैल्यू m अपॉन n टाइम्स अपॉन m प्लस n अपॉन m टाइम्स कैपिटल एल आ गई। ठीक है, इस वाले नंबर को ऐसे लिखा। अब हम जब इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं कि पूरा की पूरा फ्रैक्शन जो है, पूरा की पूरा जो यहां से यहां तक का पोर्शन है वो तो m प्लस n है, और जो न्यूमरेटर है वो m है। इसका मतलब कि रेशो m अपॉन n का हो रहा है। तो इन दिस केस रेशो किसका हो जाएगा, m प्लस n इज टू माइनस n का, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो माइनस n आ रहा है, यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो m प्लस n आ रहा है। तो जैसे इन दिस केस फ्रैक्शन m अपॉन n का था, तो इन दिस केस फ्रैक्शन m प्लस n इज टू माइनस n का हो जाएगा। तो जब भी डिवीजन एक्सटर्नल होगा इस मेथड से हमारे पास ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव साइन आ जाता है, बट वो बात अलग है कि हमें इस डेरिवेशन का कोई हमारे लिए यूज नहीं है। हम तो बस जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, और अभी सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के बाद k की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई है। आंसर क्या बोला था सॉल्व करने के बाद, -1:4। तो k जो है वो -1:4 आ गया। अब देखो जैसे इसने आंसर दिया है 212 करके जो भी है, इसने लिखा है आंसर -1/4 एक्सटर्नल, ये चीज गलत है। अब आंसर क्या होगा, 1:4 एक्सटर्नल। हम माइनस साइन यूज करके नहीं बोलेंगे आंसर कभी भी, आंसर हमारा 1:4 एक्सटर्नल डिवीजन होगा। ठीक है, k की वैल्यू माइनस आ रही है, तो सर आपने वो रेशियो निकाला था m प्लस n डिवाइड बाय माइनस n, इसके लिए वो नेगेटिव आता है ऐसा? अगर डिवीजन एक्सटर्नल है तो अपने आप वो नेगेटिव साइन आ जाता है, लेकिन अगर अंदर है तो पॉजिटिव आ जाएगा अपना पे, पॉजिटिव आ जाएगा। वो मेथड से करना फिर। सर उसका डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट नो, नहीं, जो आपने अभी दिखाया था। इसीलिए मैंने बताया, पहले नहीं बताया था, मैंने बोल भी दिया कि जो मैंने अभी बताया वो जस्ट इसलिए है कि दो तीन लोगों ने पूछा कि वो नेगेटिव क्यों आता है। अदरवाइज अपने सिलेबस में डेरिवेशन इस चीज का, डिस्टेंस फॉर्मूले और सेक्शन फॉर्मूले का डेरिवेशन कोई काम का नहीं है। वैसे तुम लोगों को आइडिया है क्या डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर का ओवरऑल स्क्वायर रूट, ये कैसे बना फॉर्मूला? सर 9th में कराया था। ये वाला पॉइंट मान लिया x1 y1 है, और ये वाला पॉइंट x2 y2 है। तो अगर हम पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइंस ड्रॉ कर लें, इसको C बोल दें, तो पॉइंट C
x का y कोऑर्डिनेट y1 होगा और पॉइंट C का x। जो लोग माइक यूज नहीं कर रहे हैं माइक ऑफ कर लो। पॉइंट सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो जो पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट होगा वो ही इन सारे के सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो पॉइंट C का भी y कोऑर्डिनेट ये मैंने जो लिखा है वो y1 लिखा है, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, सही बोला। और ऐसे ही पॉइंट B का जो y कोऑर्डिनेट x2 वो ही ये आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस है x2 minus x1 एंड दिस डिस्टेंस इज y2 minus y1। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। सर p इंटरनली डिवाइड करता है उसके लिए भी सेम डेरिवेशन में जैसे आपने नेगेटिव किया। ठीक है, ये तो बात हो गई सेक्शन फॉर्मूले की। अच्छा आप मुझे तुम लोग ये बताओ, अभी तुम्हें कुछ लिखना नहीं है, बस मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर देना है कि हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं और इन 4 पॉइंट से एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, A, B, C और D। इन चारों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक है, हमें चेक करना है कि इन चारों से जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा, ये चेक करने का मेथड क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या क्या चीज कंपेयर करेंगे? सर A और B और D और C की लेंथ और AD एंड BC इक्वल। सर एंगल अपन ने अभी तक जो पढ़ा है, जो भी हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, उसमें अपन ने एंगल्स फाइंड करना भी सीखा नहीं है। तो बिना एंगल सर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या डायगोनल्स की क्या? सर डायगोनल्स इक्वल रहेंगे तो slope। क्या आएगा सर? अरे एक एक साइड फाइंड करने से अच्छा डायगोनल्स इक्वल रहेंगे तो पैरेललोग्राम हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। दैट इज स्लोप फाइंड करेंगे ना और लेंथ ऑपोजिट साइड्स का। अच्छा, अब मैं देखो जो तुमने बोला है ना चैट बॉक्स में जो लिखा है, तुमने बोला है, मैं उन सबको अब समराइज कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 कि पैरेललोग्राम है या नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 कि इसके डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन एक बोला गया कि ओनली हम अगर AB इज इक्वल टू CD, ये दोनों लेंथ्स इक्वल हैं, सिर्फ ये चेक करना सफिशिएंट है। सही बात है गलत बात है? फॉल्स। ये सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट क्या है? AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल्स टू BD। ये दोनों ही लेंथ्स, ये चार मतलब ये दोनों लेंथ्स अलग और ये दोनों लेंथ्स अलग इक्वल होंगी, तब जाके हम कंफर्म बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, BC ना? Sir, is it given that AC and AB are parallel? Sorry, AD and BC. हमने तो ये बोला था कि हमें 4 वर्टिसेस दे रखे हैं और हमें चेक करना है कि वेदर दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम और नॉट। गिवन नहीं है, चेक करना है। तो हमने क्या चेक किया? हमने पहले AB और CD डिस्टेंसेस फाइंड की, वो इक्वल आ गई। उसके बाद AD एंड BC डिस्टेंसेस फाइंड की, वो भी इक्वल आ गई। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। नंदिनी, हमने अभी स्लोप की बात नहीं करी है, हमने एंगल की बात नहीं करी है, हमने ओनली डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला पढ़ा है, तो उसी की हेल्प से बताना है अभी। ठीक है सर, बट ये भी तो बताना पड़ेगा कि पैरेलल है या नहीं। नहीं, ये सफिशिएंट है। अगर हमने इन लेंथ्स को इक्वेट कर दिया, जो AB और CD और AD और BC, इनको बस इक्वल कर लिया, तो ये सफिशिएंट है पैरेललोग्राम बनने के लिए। बट अभी किसी ने लिखा था अभी चैट बॉक्स में कि ये भी एंश्योर करना पड़ेगा कि AC और BD लेंथ, यानी कि जो डायगोनल की लेंथ्स हैं, वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी है क्या? क्या जरूरी है? नो सर,
वो सर नहीं। रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स में होता है। All rectangles are parallelograms. All squares are rectangles. All rectangles are parallelogram. तो ये कम जरूरी नहीं है, ओनली जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो सफिशिएंट है, ठीक है। अब इसका एक मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड जो इससे शॉर्ट है, अगर किसी को समझ आ रहा है तो बताओ। मेथड 1 में हमने क्या क्या कैलकुलेशन करी? पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड करी, सी डी डिस्टेंस फाइंड करी, ए डी डिस्टेंस फाइंड की और बी सी डिस्टेंस फाइंड की। 4 डिस्टेंसेस को हमने फाइंड किया और फिर हमने उनको कंपेयर किया। मेथड 2 क्या? मेथड 2 की पैरेललोग्राम के, हाँ बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। और ये सिंपल मेथड है जो आयुषी ने बोला है कि पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं, ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स इज सेम, दैट मींस a प्लस c बाई 2, मैं बस नोटेशन वाली बात फॉर्म में लिख रहा हूं, इज इक्वल टू b प्लस d बाई 2। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखना सेकंड मेथड जो है कैलकुलेशन वाइज फर्स्ट मेथड से बेटर है। मिड पॉइंट फाइंड करना और डिस्टेंस फाइंड करना, इनमें मिड पॉइंट फाइंड करना ज्यादा सिंपल है। समझ आ रहा है क्या? तुम लोगों के पास मेरा ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। सर तो खाली मिड पॉइंट फाइंड करके मालूम पड़ जाएगा पैराग्राम में। बिल्कुल। तो हम ये वाला स्टेप, मतलब ये वाला मेथड है तो करेक्ट, बट हम मेथड 2 प्रेफर करेंगे बिकॉज मेथड 2 में कैलकुलेशन में टाइम कम लगता है, एग्जाम में टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो ये मैं नोट करा देता हूं। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, नोट बाद में करेंगे, हैंड टू हैंड सारे केसेस डिस्कस कर लेते हैं। सारे केसेस का मतलब कि अभी हमने बोला कि अगर अपन को 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं उनसे कोई जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है एबीसीडी इन ऑर्डर, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा, ये चेक करने के लिए हमने डायगोनल्स के मिड पॉइंट फाइंड करे, और अगर दोनों मिड पॉइंट सेम आ गए देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमने चलो अब ये तो श्योर कर लिया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम है क्या ये रेक्टेंगल है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। अगेन ओनली डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से, हम स्लोप का यूज नहीं करेंगे। तो ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है या नहीं है, ये चीज कैसे चेक कर सकते हैं? सर डायगोनल्स इक्वल होंगे तो डायगोनल अगर लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल हो गया दोनों का, तो फिर वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी बन जाएगा। तो रेक्टेंगल के लिए कंडीशन क्या आई कि एक तो डायगोनल्स का मिड पॉइंट इक्वल होना चाहिए a प्लस सी बाई 2, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन कि जो डायगोनल की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसा करने से रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कि ये रेक्टेंगल अब स्क्वायर है या नहीं है, ये कैसे इंश्योर करेंगे? एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो हमने पहले ये दोनों कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी, और उसके बाद एडजेसेंट साइड में चारों साइड को इक्वेट करना जरूरी है या फिर कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड सफिशिएंट है? कौन सी भी दो? कोई से भी दो एडजेसेंट साइड सफिशिएंट है। तो यहाँ पे हम ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये वाली कैलकुलेशन और करेंगे। मतलब कि हमें अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हमें 4 रैंडम पॉइंट्स दे रखे हैं और क्वेश्चन बोल रहा है कि चेक करो कि ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है या नहीं है, तो स्टेप नंबर 1 पैरेललोग्राम चेक करेंगे। स्टेप नंबर 2 अगर पैरेललोग्राम आ गया तो रेक्टेंगल चेक करेंगे, और रेक्टेंगल भी आ गया स्टेप नंबर 3 तो कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करेंगे। ये हो गया रेक्टेंगल वाले केस में क्वेश्चन। एंड फोर्थ क्वेश्चन कि हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं और पूछ रहा है क्वेश्चन कि इन चारों पॉइंट से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है या नहीं है, ये बताना है। तो बताओ पूरा मेथड। सर साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए ना।
यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी है, एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्यों? अच्छा इक्वल होनी चाहिए, कंडीशन ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एडजेसेंट साइड इक्वल, बिल्कुल सही बोला है, लेकिन अहान ये बताना डायगोनल्स नहीं होने चाहिए। डायगोनल्स इक्वल हो सकते हैं, परपेंडिकुलर का यूज अपन नहीं कर सकते बिकॉज वहां पे एंगल लग जाता है। हाँ, मैं अहान से ये पूछ, मतलब ये बताओ कि ये बिल्कुल सही था उसने जो बोला था कि हम पहले पैरेललोग्राम की कंडीशन चेक कर लेंगे, यानी कि ए और सी का मिड पॉइंट इक्वल टू बी और डी का मिड पॉइंट, फिर उसके बाद एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर लेंगे। बट अगेन कि हमें ऑल 4 एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना जरूरी है या फिर एनी 2 एडजेसेंट साइड्स चलेंगी? एनी 2, ठीक है, एनी 2 सफिशिएंट है, चारों साइड लेंथ को फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे मेथड क्या होगा कि a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू बी प्लस डी बाई 2 एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी। ये है एक रोम्बस को चेक करने की कंडीशन। तो एक बार तुम लोग देखो कि अगर तुम्हें अब 4 पॉइंट्स गिवन है तो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस चारों को चेक करने का मेथड समझ आ गया? सर स्क्वायर के लिए अपन एडजेसेंट साइड करते हो तो सेम रोम्बस के लिए भी है ना, तो अपन दोनों सेम हो गए ना। स्क्वायर के लिए लेकिन एक्स्ट्रा कंडीशन ये भी है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल लेंथ के होने चाहिए, रोम्बस के लिए ये वाली कंडीशन नहीं चाहिए, ठीक है? सर रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होता, इसलिए अपन उसको नहीं करेंगे। नहीं, डायगोनल्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। तो हम डायगोनल की लेंथ इक्वेट नहीं करेंगे बिकॉज नेसेसरी नहीं है कि डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हों। सर अगर साइड्स इक्वल हो जाए तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे आर पैरेलल, राइट? तो ऑल 4 साइड्स को इक्वल करना होगा, अदरवाइज अगर हमने ऑल 4 साइड लेंथ को फाइंड कर लिया और चारों साइड लेंथ इक्वल आ गई तो हम बोल सकते हैं कि वो रोम्बस है, ठीक है? तो सर दोनों का डायगोनल्स का मिड पॉइंट इक्वल हुआ और एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो रोम्बस है, और खाली बिल्कुल, डायगोनल इक्वल हुआ और एडजेसेंट साइड इक्वल है तो स्क्वायर है। डायगोनल का मिड पॉइंट सेम जगह पे है एंड डायगोनल की लेंथ इक्वल है एंड एडजेसेंट साइड इक्वल है तो स्क्वायर है। अच्छा, वो तीनों फॉलो करना चाहिए स्क्वायर को। बिल्कुल। तो चलो हम ये चीज अब नोट कर लेते हैं। सर सर तो अगर रेक्टेंगल नहीं मिलता है पैरेललोग्राम से तो उसके बाद हम रोम्बस के लिए चेक करते हैं ना? ओके सर। ये जो पूछा है सर, आई वाज हैविंग अ डाउट दैट व्हेन वी चेक for parallelogram then even if opposite sides are equal then how do we know that they are parallel? opposite side में all two pairs of opposite side अगर equal है तो ये कंफर्म बात है कि वो पैरेललोग्राम होगा,
ठीक है, ये मैथमेटिकल हम जब स्लोप पढ़ लेंगे तो पैरेलल चेक कर लेंगे, लेकिन अभी अपन ने स्लोप पढ़ा नहीं है तो अपन इसलिए नहीं बात कर रहे। बट ये कंफर्म है कि अगर AB एंड CD लेंथ इक्वल आ गई एंड BC और AD लेंथ इक्वल आ गई तो बिना चेक किए कंफर्म है कि वो पैरेललोग्राम होगा। सर ये स्लोप के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तुम्हारा ऑडियो प्रॉपर नहीं, वापस से बोलो। सर स्लोप के कॉन्सेप्ट से प्रूव्ड है वो ऑलरेडी। हाँ, ओके सर। फर्स्ट हमने लिखा था पैरेललोग्राम के लिए, सेकंड वन इज फॉर रेक्टेंगल। सर पैरेललोग्राम के लिए खाली एक ही अपन को एक ही पॉइंट ढूंढना होता है। हाँ, only one point is sufficient for parallelogram, and that quadrilateral will be rectangle. If that quadrilateral is rectangle, then first condition A plus C by 2 is equal to B plus D by 2, and second condition length AC is equal to length BD. So can you show the first point once? ठीक है, Yes, sir, done. यहाँ पे हम इफ वाली कंडीशंस लिख रहे हैं। स्क्वायर के लिए कंडीशंस क्या क्या? फर्स्ट कंडीशन A plus C by 2 equals to B plus D by 2. Second condition AC equal to BD. And third condition consecutive या adjacent साइड, कोई सी भी दो adjacent साइड को हमने इक्वेट करना है बस। सो तो रेक्टेंगल में खाली अपन को डायगोनल से डील करना है ना, डायगोनल्स का मिड पॉइंट और डायगोनल्स इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल। रोम्बस में अपन ने दो मेथड लिखे हैं, या तो डायगोनल्स के मिड पॉइंट को इक्वल कर लो एंड कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल कर लो, या फिर चारों की चारों साइड लाइन फाइंड करके उनको इक्वल कर दो। ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं, आज का ये जो क्लास है आज यहाँ तक ही रखते हैं, बिकॉज अभी कुछ काम है। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास, अभी नेक्स्ट क्लास कब है पता है क्या? कल है कि डे आफ्टर टुमारो है? कल है। कल ही। चलो फिर अपन एक बार जो तुमने, अच्छा ऐसा करना सभी लोग, जो भी अभी तुमने लेक्चर नोट्स बनाए हैं आज, इन सारे नोट्स को एक बार पढ़ना और इनमें देखना कि कोई भी पॉइंट ऐसा है जो बाय चांस नहीं समझ आया है, उसको मार्क करना
और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना। अभी मैं आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ मॉड्यूल का, अभी तुम्हें सिर्फ लेक्चर नोट्स पढ़ के उनको डिस्कस करना है। रिकॉर्डिंग तुम्हारा जो ऑफिशियल ग्रुप है उसी पे आ जाएगा लिंक रिकॉर्डिंग का। Sir, can you use the parallelogram notes again? Which one? The one before the previous slide. Sir, for the WhatsApp group, you will be joining our old group or a new group will be made? न्यू ग्रुप बना लूंगा मैं। Okay, sir. और अभी के लिए जब तक नया ग्रुप नहीं बनता है, मैं जो तुम्हारा ऑफिशियल ग्रुप जिसपे तुम्हें इस क्लास का लिंक मिला था उसी पे ही रिकॉर्डिंग शेयर करवा दूंगा, ठीक है? Done, sir. ओके। कोई डाउट किसी को आज की क्लास में पूछना है? सर रोम्बस वाला पार्ट देखा था ना, 1 मिनट। रोम्बस वाले पार्ट में हमने कहा कि पहले पैरेललोग्राम बना लो और कोई सी भी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल कर लो या फिर चारों साइड को इक्वेट कर दो। सर वो स्क्वायर क्लियर कर सकते हैं अपन, चार साइड को इक्वेट कर देने का। वापस से बोलो, ऑडियो तुम्हारा। स्क्वायर क्लियर भी सेम ही करना है, एडजेसेंट साइड को इक्वेट करने का। सॉरी, स्क्वायर में ऑल 4 साइड इक्वल होंगी, बट ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। स्क्वायर में अगर तुम ऑल 4 साइड लेंथ को इक्वल कर रहे हो तो साथ के साथ तुम्हें दोनों डायगोनल की लेंथ को भी इक्वल करना होगा, तब जाके वो स्क्वायर बनेगा। यस सर। तो सर मतलब अपन को अगर स्क्वायर करने का है, अपन को मिड पॉइंट नीड होना है, तो वो चार इक्वेट करना पड़ेगा और डायगोनल्स को इक्वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मिड पॉइंट को मतलब नहीं करे तो चलता है। मतलब वही है कि मिड पॉइंट का यूज, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले से सिंपल रहेगा ऑलवेज मिड पॉइंट को यूज करना, इसलिए मैंने सारे के सारे मेथड में मिड पॉइंट वाला पॉइंट यूज किया है। तो सर रोम्बस में अपन को मिड पॉइंट ढूंढना ही है कि वो तो ऑप्शन में है कि चारों साइड ढूंढ ले तो भी चलता है? नहीं, अब अगर ये तो मैंने कहा कि या तो ये मेथड है, अगर तुम ये मेथड नहीं लगा रहे हो, ये मेथड लगा रहे हो, तो यहाँ पे मिड पॉइंट का यूज करने की जरूरत ही नहीं है। सर ये सारे मेथड्स में हम एक स्लोप वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं ना, ताकि बाद में पैरेलल हम वो मैं प्रूव इसलिए कर कर रहा हूं, अभी हमने सिंस स्लोप नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कई सारे लोगों को आइडिया भी नहीं हो स्लोप का, तो जब हम डिस्कस करेंगे स्लोप तो फिर वापस से इन पॉइंट्स को एक बार और डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। सर आपने वो साइड रोम्बस के इक्वल चाहिए, वो तो स्क्वायर के लिए भी होता है, तो फिर कैसे का खाली एक ही पॉइंट अपन तो बोल सकते हैं कि रोम्बस है। तुम्हारा ऑडियो बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है सर। या आपने बोला रोम्बस के लिए कि ऑल 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, वो एक ही मेथड से रोम्बस ढूंढ सकते हैं। स्क्वायर के लिए भी तो होता है, तो ऐसे ही खाली अपन ना बोल सकते हैं कि स्क्वायर के लिए वो रोम्बस है। नहीं, अगर जैसे ये बोला जाए इफ ABCD इज अ स्क्वायर then its all 4 sides are of equal length, this statement is correct, but अगर ये बोला जाए कि if a quadrilateral has all 4 sides of equal length then that quadrilateral is square, ये incorrect है। तो समझ आई क्या बात? ठीक है, तो सर फिर वो रोम्बस होगा ना, अगर ऐसा सेकंड हाँ, सेट फिर वो रोम्बस होगा, बिल्कुल वो रोम्बस होगा। एंड ऑल रोम्बस नीड नॉट टू बी स्क्वायर, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। तो ऐसे बाद में फाइंड किया, वो 4 दिया हमको, बाद में फाइंड किया तो हमको डायगोनल सेम मिल रहा है, तो वो स्क्वायर बन जाएगा वो तो। बिल्कुल ठीक है, तो वो रोम्बस नहीं होगा ना फिर। नहीं स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर तो रोम्बस होता ही है। All squares are rectangles, all squares are rhombus, all squares are parallelograms. Squares जो है वो सबसेट ऑफ rhombus या सबसेट ऑफ parallelogram हो गया। चलो मैं लिंक एंड कर रहा हूँ, बाय। थैंक यू सर। ओके।